हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग। तो टीचिंग क्या है आपको पता है, एक उद्देश्य क्रिया है। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थिति को हम एक सतत क्रम पर विचारहीन क्रियाओं की अवस्था को विचारपूर्ण अवस्था तक विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। फिर के शिक्षण की प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांटते हैं। कि प्रक्रिया को क्या, एक होता है मेमोरी लेवल। रोट लर्निंग क्या होता है, जो हम जब हम छोटे थे तो रोट लर्निंग ज़्यादा हम यूज करते थे अपनी पढ़ाई में। तो रोट लर्निंग छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा वो होता है, छोटे बच्चे किसी चीज़ को याद कर लेते हैं। रोट लर्निंग सिखाया जाता है, जैसे टेबल्स हो गया तो उसको हम रोट लर्निंग से, पोएम हो गया तो सब रोट लर्निंग से हम सीखते थे। ठीक है, ये रोट लर्निंग हर स्टेज में काम देगा, लेकिन ज़्यादातर हम रोट लर्निंग जो हमारा चाइल्डहुड होता है उसमें हमने ज़्यादा यूज किया। फिर इसका तो बोध स्तर आ जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बाल्यावस्था में हो जाएंगे। तो जब 6 से 12 साल से जब हम ऊपर हो जाते हैं, 6 से 12 तो हम यूज कर लेते हैं। फिर जब 12 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो हम बोध स्तर हमारे अंदर जो होता है, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता होने लगती है कि कोई चीज़ है तो क्यों है। जैसे टेबल ही बना तो कैसे बना, तो बच्चे इतना समझ नहीं पाते, छोटे बच्चे, तो उनको रूट करा दिया जाता है कि याद करा जाता है चीज़ों को। बाद में वो बड़े होकर इस चीज़ को समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल एक हो गया। चिंतन स्तर अब हम लोगों का जो स्तर है वो चिंतन स्तर है। कोई भी चीज़ है तो क्यों है, क्यों है तो क्यों नहीं है, तो एक चिंतन स्तर हो गया। तो ये हमारा तीसरा स्तर हो गया, चिंतन स्तर। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ वाला गया शिक्षण प्रक्रिया और अंत हो जाता है चिंतन स्तर से। अब देखिए स्मित स्तर को हर्बर्ट ने दिया था, तो हर्बर्टियन मॉडल इसको कहा जाता है। स्मित स्तर की मानसिक प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे लिख दिया कि स्मित स्तर जो होता है, जो मेमोरी लेवल होता है, वो एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में थोड़ी या ज़्यादा पाई जाती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें उसकी छवि अंकित हो जाती है, और इन्हीं संचित किए गए अनुभवों को आवश्यकता पड़ने पर हम रिकॉल करते हैं और पुनः चेतना में लाकर पहचान कर लेते हैं, उसे ही स्मृति कहते हैं। देखिए कितना अच्छा समझाया उसने कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में उसको क्या करते हैं, उसकी छवि या अनुभव को अंकित कर लेते हैं। फिर इन्हीं छवि में संचित किए गए अनुभव की आवश्यकता पड़ने पर हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के बाद जब हम उसको पहचान में लाते हैं तो वही स्मृति कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गया स्मृति। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें विचार नहीं किया जाता है, विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर में कक्षा में ऐसी अधिगम परिस्थितियाँ विकसित की जाती हैं जिससे छात्र पढ़ी गई विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सकते हैं, यानी रोट कर सके। ठीक है, इस स्तर को रिकॉल करने तथा रटने पर बल दिया जाता है। ठीक है, क्रैमिंग करना, रटने का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। पिछड़ा बालक भी रट सकता है। ठीक है, तो रटने का संबंध जो होता है बुद्धि से नहीं लिया जाता है। पिछड़ा बालक भी उसको रट सकता है, लेकिन वह छात्रों में अवबोध विकसित नहीं करता है। लेकिन रटने का संबंध बुद्धि से नहीं है। ठीक है, और पिछड़ा बालक, लेकिन वह छात्रों में अवबोध विकसित नहीं करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस स्तर के समस्त ज्ञान अर्थहीन होते हैं। ठीक है, पहाड़े, गिनतियाँ, शब्द रूप, व्याकरण, वर्तनी सबका शिक्षण स्मृति स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा मैंने बताया आपको कि जब हम बचपन में जो पढ़ाई करते थे तो स्मृति स्तर वाला ही होता है। अब देखिए हमें वो चीज़ें कितनी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें काउंटिंग याद है, हमें टेबल्स याद हैं, तो वो हमारे स्मृति स्तर का ही एक वो है। अगर वो भी हम नहीं याद करते तो क्या हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। ठीक है, फिर आप चलिए यहाँ देखते हैं। इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर पर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से नहीं किया जा सकता। देखिए अभी हमने आपको बताया वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। अतः यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। अब हम आगे चलते हैं। तो मतलब ये देखा है कि रटने उड़ने का। फिर देखिए स्मृति स्तर में शिक्षण के प्रतिमान उद्देश्य क्या है? मानसिक बच्चों को प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, सीखे गए तथ्यों को याद करना, याद किए गए उसको रिकॉल करना। अब देखिए संरचना क्या होती है? 5 प्रणाली होती है। प्रस्तावना हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, विषय प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और ये
और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मानसिक प्रक्षोभण। देखिए संरचना क्या हो गई? संरचना 5 पदों में बांटा गया। प्रस्तावना, कथन। प्रस्तावना इस कथन विद्यार्थियों को पूरे ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, नवीन ज्ञान के साथ जोड़ा जाएगा पूरे ज्ञान को। फिर उसके बाद क्या हो गया? उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा? इस प्रकरण में स्पष्ट शब्दों को में ब्लैक बोर्ड में लिख दिया जाएगा, जिससे छात्र उसको स्पष्ट जो है प्रकरण स्पष्ट हो जाए। विषय वस्तु क्या हो जाएगी? इस चरण में विद्यार्थियों के सहयोग से मूल पाठ का विकास किया जाता है और उनकी मानसिक प्रक्रिया को उत्तेजित करके स्वयं सीखने पर अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ के अपनी पाठ्य वस्तु को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तुलना और संबंध क्या हो जाएगा? तुलना किया जाएगा, तथ्यों और घटनाओं के प्रयोगों को आपस में संबंध स्थापित किया जाएगा। प्रयोग क्या किया जाएगा? यह देखा जाएगा कि सीखे हुए ज्ञान की नई परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है कि नहीं। इसके लिए शिक्षक द्वारा मिलीजुली परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, जिससे छात्र अपने ज्ञान को वहाँ पे प्रयोग कर सके। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कोई छात्र है जिसको हम बताए कि 10 बड़ा है 4 से, तो उसको हम यूज किया, फिर हम उसको फिर प्रायोगिक भाषा में ले जाएंगे, फिर ऐसे ही कुछ और उदाहरण देंगे, तो बच्चे उस तरह से चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये हम जाने के प्रयोग में इसको एप्लीकेशन में हम देखेंगे। फिर इसका निष्कर्ष क्या लगेंगे कि हर्बर्ट ने इस प्रक्रिया अथवा व्यवस्था की ज्ञान दी और मूल पाठ को समझने के लिए इस पद के विद्यार्थियों को सोचने समझने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद वो कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग है जिसको भावी जीवन में या परिस्थितियों में प्रयोग कर सके। सामाजिक प्रणाली क्या हो गई? सामाजिक प्रणाली में क्या हो गया कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक एवं व्यावसायिक है, तो यह सामाजिक व्यवस्था के सदस्य शिक्षक विद्यार्थी हैं और शिक्षक का व्यवहार अधिकारपूर्ण होता है। और आपको पता है डोमिनेटिक होता है, इसमें शिक्षक ही मेन होता है। ठीक है, और वह स्वयं अधिक क्रियाशील होते हुए छात्रों को व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, अतः विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है। ठीक है, इसमें जो होता है सक्रिय कौन, एक्टिव जो है कौन है? एक्टिव यहाँ पे टीचर है और पैसिव कौन है? यहाँ पे छात्र है। ठीक है, पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करना, शिक्षक के क्या कार्य हो सकते हैं? पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के क्रियाओं का नियंत्रण करना, छात्रों को प्रेरणा देना। इस स्तर में विद्यार्थी का स्थान गौरव होता है और चुपचाप और शिक्षक के बातों को अनुसरण करता है। इसमें बाह्य होता है, अभिप्रेरण बाह्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली, इस स्तर के मूल्यांकन में लिखित, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है और इसमें लिखित सब परीक्षाओं में निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तथा प्रत्यास्मरण व पहचान करने वाले प्रश्न होते हैं, जो 1 से 5 तक के बच्चों का होता है और उससे भी कम एज के बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल में हमारे यूज किया जाता है। ठीक है, 1 और 2 के बच्चों के, 3 तक के बच्चों के भी। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया स्मित स्तर, तो हम कल देखेंगे बोध स्तर इसके बाद से। तो आप स्मित स्तर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता रहता है और पूछता रहता है कि क्या होता है। तो काफ़ी इजी भी था और अच्छा भी था। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय।